अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टोइचियोमेट्री लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है वो मोल और मोलर मास को देखने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने इस चैप्टर में एम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला और डिफरेंट रिलेशनशिप देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मोल एंड मोलर मास को देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोस नंबर जो प्रीवियसली लेक्चर में हमने बहुत डिटेल के साथ देखा था, एवोगैड्रोस नंबर का केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। व्हाट डज इट मीन? स्टूडेंट्स, आपको पता है एटम्स, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई भी एटम, जैसे कार्बन एटम है, कार्बन एक अकेला एटम है, मैग्नीशियम एक अकेला एटम है। इसी तरीके से आप लोगों के पास कैल्शियम है, ये एक एटम सिंगल है। इसी तरीके से आयंस की बात करते हैं तो आयंस स्टूडेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, कैटायंस भी होते हैं, एनायंस भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आयंस आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझा रहा हूँ ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। चैप्टर नंबर 1 में जो है वो आयंस के बारे में हमने देखा था। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी इसका दिया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं सारे। तो स्टूडेंट्स, आयंस दो किस्म के, कैटाइन और एनाइन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। लूज़ हमेशा कौन करता है? मेटल करती है, और गेन कौन करती है? वो नॉन मेटल करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटल लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है और नॉन मेटल गेन करके करती है। और ऑक्टेट क्या होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हैं तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है, अगर 2 मौजूद है तो डुप्लेट कर रही है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये होते हैं। तो कैटाइंस जो होते हैं वो मेटल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, एनाइन जो होते हैं वो नॉन मेटल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो बेसिकली ये दो टाइप्स हैं आयंस की। फिर मॉलिक्यूल्स, स्टूडेंट्स, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे Cl2 एक मॉलिक्यूल है, O2 एक मॉलिक्यूल है, N2 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है ना, कंप्यूटर वाले समझ सकते हैं, ये उस पे लेक्चर जो है वो बेसिकली सेट किया गया आपके लिए। तो टॉपिक सारे वही बुक वाले हैं, जैसे बोर्ड पर लेक्चर देते हैं बेसिकली ये वही है। आपने जस्ट क्या करना है कि लेक्चर को कम्प्लीटली देखने के बाद बुक से जस्ट एक बार क्या कर लेना है, स्टडी कर लेना है। ठीक है, डजेंट मैटर आप उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, इंशाल्लाह 100% आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो 0303650863 मेरा व्हाट्सएप है। इसके अलावा जो है वो कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, इंशाल्लाह यू विल बी आंसर्ड वेरी क्विकली। खैर, बैक टू अवर लेक्चर। एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंशिएट आपको पता चल गया है। तो एवोगैड्रोस नंबर, एमिडो एवोगैड्रो, ठीक है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में। मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमें बताता है कि किसी भी एक मोल के अंदर कितने एटम, कितने आयंस और कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, हम बाज़ार जाते हैं, हम ऑरेंजेस लेते हैं तो हम कहते हैं जी 1 डज़न दे दें, 1 दर्जन, यानी बनानास भी लेते हैं। आप अगर शूज़ लेने जाएं तो हम पेयर लेंगे ना, एक शू तो नहीं लेकर आएंगे। इसी तरीके से सॉक्स की मिसाल ले लेते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप जैसे अब हम कहते हैं ना 1 डज़न, उसमें कितने आइटम्स होंगे? 12 आइटम्स होंगे। तो वो 12 आइटम्स एक मोल के बराबर हैं, और वो एक मोल एक एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं रहने नहीं देता, मैं चीज़ें सारी क्लियर कर देता हूँ। आप इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, गौर से मेरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर सोडियम है, ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है उसके बारे में। अब सोडियम का मैस 23 है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन का मैस है 12। अब है तो दोनों ही एटम्स, उनका मैस जो मर्जी हो, डजेंट मैटर, वो एक मोल के बराबर है। किसके बराबर है? 1 मोल। और 1 मोल किसके बराबर है? 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एवोगैड्रो को n सब्सक्रिप्ट a से शो करते हैं। इसकी वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है। स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉब्लम हल हो गया ना। अगर कोई कहता है कि 1 मोल, तो आपसे को पूछे 1 मोल कितने हैं, तो आप कहेंगे जी 1 मोल एक एवोगैड्रो नंबर है, उसकी वैल्यू डिफरेंशिएटेड है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा बिल्ड हो गया आपका। अब इसको आप एग्जांपल्स के साथ मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। जैसे बुक में हमारी एग्जांपल्स थी, तो आप लेक्चर में भी देख रहे हैं
एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक मोल जो कार्बन एटम है वो किसके बराबर है। स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, आपको 12 ग्राम नजर आ रहा है, और वो आप किसके बराबर है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। अब यहाँ पर एटम्स क्यों लगे, क्योंकि एक कार्बन की बात हो रही है और सिंगल एटम ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, है एवोगाड्रो ही नंबर लेकिन एटम हो जाएगा। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सर अब मॉलिक्यूल क्यों आया है, क्योंकि बच्चों O2 का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, दूसरे का भी 16 है। 16 + 16 क्या होता है 32, इसलिए ये 32 ग्राम है। अब हमें इसके बाद से गर्ज नहीं है तो ये मॉलिक्यूल ही, लेकिन ये क्या एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको और क्लेरिफाई कर दूँ। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं सर आप अब एक सोडियम हमने लिया है ना, 1 ग्राम है, उसका एटॉमिक मास हमें पता है 12 है, लेकिन हमें पता नहीं है उसके अंदर कितने एटम्स हैं। तो आप कहेंगे जी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स, इतने एटम है। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिक वैल्यू और डिजिट की फॉर्म में पता चल गई, तो मसला हल हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये एमिडो एवोगाड्रो ने प्रॉब्लम को सॉल्व की है। ये इसने हमें न्यूमेरिक वैल्यू दी है कि एक मोल कितने उसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं। थर्ड एग्जांपल देखो जी, 1 मोल ऑफ NaCl यूनिट्स कितने होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यूनिट्स। इसका बार है 58.5। कैसे आया स्टूडेंट्स, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो 23 + 35.5 करें तो 58.5, लेकिन ये भी एक एवोगाड्रो। हम यहाँ पे यूनिट्स क्यों है, क्योंकि ये फार्मूला यूनिट है। डन हो गया स्टूडेंट्स। तो आपके पास कोई भी सब्सटेंस जो है वो अगर 1 मोल है ना, तो वो एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। ठीक है, और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास भी कहते हैं। स्टूडेंट्स देखो, आपके पास एटम है तो एटॉमिक मास उसका होता है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होता है, फार्मूला है तो फार्मूला मास होता है। होता तो वही है ना, सबके एटॉमिक मासेस को हम ऐड करके करते हैं। अभी फर्दर मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करूँगा एग्जांपल्स के साथ, लॉजिक के साथ, तो वो मोलर मास ही कहलाता है। मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल आपने याद रखना है। अब देखो हाइड्रोजन एटम मोलर मास क्या है 1.008, वैसे तो 1 करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो हाइड्रोजन का है ना जी वो 1.008 ग्राम पर मोल है। दूसरा जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो कितना है जी 2.016 ग्राम पर मोल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन्स के एटम्स को ऐड किया तो ये मॉलिक्यूल आ गया, लेकिन यूनिट सेम है ग्राम पर मोल। अब एक रिएक्शन के ज़रिए इसको बात को समझते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक में होगी स्टूडेंट्स, आप लेक्चर में देखो एग्जाम्पल का जो रिएक्शन आ रहा है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके लिए लेक्चर है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये देखो मैं यहाँ से इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये लेक्चर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोगों के लिए सेट है। ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला भी ना हो, इसलिए ये लेक्चर ऐसा है। ठीक है, आपने कोई भी परेशानी जो है वो परेशान नहीं होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो अब देखो 1 मोल कार्बन एटम जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल कार्बन एटम जो है वो किसके बराबर है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हो कितने बराबर है 12। ऑक्सीजन भी हो गया, ये हो गया। अच्छा हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, किसकी जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में देखें तो आपके पास 2C + O2 फॉरवर्ड एरो 2CO है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बना रहा है। ठीक है, अब ये कंबस्शन रिएक्शन है, ये जलने का अमल है। क्या है जी, जलने का अमल है स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 सेकंड मैं इसको आपके लिए सेट कर देता हूँ ताकि ये बार बार हमें डिस्टर्ब नहीं करे। अब ठीक हो गया, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो कार्बन जो है वो आपका ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल रहा है, जलने का अमल हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, CO उसका फार्मूला है। अब इस रिएक्शन में देखो फॉरवर्ड एरो आपको नज़र आ रहा है, कार्बन के पीछे क्या लगा हुआ है 2, इसका मतलब कार्बन कितने हैं 2 उसके मोल्स है। अभी मैंने आपको बताया कुछ चीज़ अकेली होती है तो वो 1 मोल है, और जिस चीज़ के पीछे कुछ भी नहीं लगा वो 1 मोल होगा। ठीक है जी, ये बात बताया नहीं है, फिर भी कन्फर्म कर, इसको पक्का याद कर लें। अब जैसे O2 आपको नज़र आ रहा है ना प्लस के आगे, ये O2 एक मॉलिक्यूल है, इसके पीछे कुछ भी नहीं, जिसका कोड उसका अल्लाह अल्लाह एक है, यानी जैसे O2 अकेला है, अब इसका मोल कितने हो गए 1 हो गए।
अब कार्बन के कितने मोल्स हो गए? 2। एक कार्बन का मोलर मास कितना होगा, यानी एटॉमिक मास वो कितना होता है? 12 होता है ना स्टूडेंट्स। 2 का कितना हो जाएगा? 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24। और O2 को देखो, O2 कितने हैं? एक ही है। एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है और 2 का क्या हो जाएगा? 16 जब 16 32। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 32। ठीक है, मोल एक ही रहेगा। मोल सर कैसे पता चलता है? तो स्टूडेंट्स मोल आप कैसे पता कर चला सकते हो कि 2C प्लस O2 जो है, आगे आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है, आपने उस फार्मूला के पीछे देखना है कोई डिजिट लगी हुई है। अगर डिजिट लगी हुई हैं तो वो उसके मोल्स, अगर नहीं लगी हुई तो वो एक मोल ही होगा। तो 2 मोल्स कार्बन के कितने हो गए? 24। एक मोल ऑक्सीजन के कितना हो गया? 16 जब 16 32। और आपके पास ये बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसके कितने मोल्स है? 56। कैसे? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 12, ठीक है, और कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। 12 जमा 16 कितने हो गए? 28। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 मोल कार्बन के 1 मोल ऑक्सीजन से उन्होंने किया रिएक्ट और आगे ये बना दिया प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड पे जो चीज़ लिखी होती है, यानी कार्बन ऑक्सीजन रिएक्टेड होता है, जो आगे बन रही होती है, ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका एक क्वेश्चन है, आ रहा है एक्सरसाइज है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, लेकिन आपके सर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको यहीं पे सॉल्व करवा देते हैं। आपने जस्ट इसको रजिस्टर पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो मोलर मास आपने निकालना है। सबसे पहले H3PO4 है, फिर SiO2 है, फिर C12H22O11 है, N2O4 है, फिर MgCO3। पहले देखिए H3PO4, उसमें H3PO4 को देखें तो ये है फास्फोरिक एसिड। SiO2 जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और फिर C12H22O11 है, इसको ग्लूकोज कहते हैं, और फिर N2O4 जो है ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, और फिर MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट आता है। H3PO4 को कहते हैं फास्फोरिक एसिड, और फास्फोरिक एसिड SiO2 जो है इसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सैंड रेत का फार्मूला है। तीसरा C12H22O11 इसको सुक्रोज कहते हैं। तीसरे को N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये H3PO4 जो फास्फोरिक एसिड स्टूडेंट्स आ रहा है, तो फास्फोरिक एसिड का मोलर मास निकालते हैं। अब इसमें देखें नंबर ऑफ एटम्स पहले हम देख लेते हैं। H3PO4 है, नाइट्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, 3 का क्या हो जाएगा? 3 प्लस फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31। स्टूडेंट्स पजल नहीं होना, इंशाल्लाह आपको सारे मैसेज याद हो जाएंगे। इट्स बिफोर टाइम, तो इसलिए आपको इट विल टेक टाइम। आप प्रोडक्ट टेबल से जो है ना वो तब सबके एटॉमिक मैसेज देख सकते हो। फास्फोरस का 31 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 और 4 का क्या हो जाता है? 64। 64 प्लस 31 प्लस 3, तो ये आपका 98 आ जाएगा। यूनिट क्या अभी बताया आपको? ग्राम पर मोल, ये मोलर मास का यूनिट है। आगे देखो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 32 जमा 28 60। दोबारा बता रहा हूँ, Si का मोलर मास सिलिकॉन का होता है 28, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, एक का 2 का हो जाएगा 32, और 32 जमा 28 जब हम करेंगे 60 आ जाएगा ग्राम पर मोल। नेक्स्ट देखो C12H22O11, ये सुक्रोज चीनी का फार्मूला है। इसमें अब कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन 11 है। एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, टोटल 12 है। एक जैसे एक टॉफ़ी 2 रुपये की है तो 2 कितने की होगी? 2 ज़रबे 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। वैसे ही एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 का क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 22 का क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 24। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16, तो 11 का क्या होगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 11 176। आगे आएगा जी N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इसको कहते हैं, और MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका नाम है। अच्छा, सुक्रोज का पहले मैं बता देता हूँ। एक कार्बन का 12, तो 12 को 12 से ज़रब दोगे 176, 144 प्लस 22, और प्लस एक ऑक्सीजन को 16, 11 का 176। हाइड्रोजन एक का 1 होता है और 22 का 22। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का 28, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64। तो 64 जमा 28 जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 102 ग्राम पर मोल। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, ये लिख लो साइड पे, कहीं काम आएंगे। एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, टोटल 3 है, तो 48 प्लस 12
60 और प्लस 24 84 ग्राम पर मोल। मज़ा आया स्टूडेंट्स? डन हो गया। ये वक्त एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया, जो बुक में सॉल्व बिल्कुल भी नहीं थी, आप बुक को भी चेक कर सकते हो। आगे आ रहा है जी सैम्पल प्रॉब्लम। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का क्या है 16 है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास निकालते हैं कि हाइड्रोजन का 1 है, 2 का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 4 होगा, ठीक है। और सॉरी O4 है ना, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है, टोटल 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 आंसर आएगा 98 यूनिट हमारा मोलर मास का ग्राम पर मोल आएगा। डन हो गया। अब ग्लूकोज को देख लेते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी थी, हमने इससे भी टफ एग्जांपल्स की हैं, तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली हैं, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। खैर इसको भी सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व ऑलरेडी है, C6H12O6 ग्लूकोज है। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, टोटल 6 है, 12 ज़रबे 6, ठीक है। ब्रैकेट में जो चीज़ है वो 1 की वैल्यू है और टोटल जो तादाद है वो बाहर है। 12 मल्टीप्लाई बाई 6 ये आ जाएगा 72 प्लस 12 जो है वो एक हाइड्रोजन का 1 है और बाय टोटल कितने हैं 12, और प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है ब्रैकेट में, और टोटल कितने हैं 6, आंसर आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। डन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। टॉपिक 4.8 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास कोई भी जो इक्वेशन होती है पहले तो आप उसको समझो इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को उर्दू में मसावात कहते हैं। लेफ्ट साइड पर जो चीज़ होती है वो रिएक्टेंट होती है और राइट साइड पे प्रोडक्ट है। जैसे ये Al और O2 जो है ये रिएक्टेंट है और एरो के बाद Al2O3 जो है ये प्रोडक्ट है। Al के पीछे जितनी भी तादाद है ये मोल होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। O2 के पीछे जो कुछ लिखा हुआ है ये उसके मोल्स हैं। जैसे O2 के कितने मोल है 3, एल्यूमिनियम के कितने हैं 4, और प्रोडक्ट में Al2O3 इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, इसके पीछे 2 लगा हुआ है, यानी इसके कितने मोल्स हैं 2। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे, प्रोडक्ट राइट साइड पे, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इस इक्वेशन को लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। पहले तो आपको ये Al2O3 फार्मूला बनाना चाहिए। इसी चैप्टर का जो मेरा लेक्चर 2 है क्रिस क्रॉस फार्मूला, वो अगर आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको 100% ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है। और जो सीक्वेंस से मेरे चारों चैप्टर्स के लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं उनको केमिस्ट्री में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर होता है तो वो उस लेक्चर के कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बता दिया है, आप उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ लो कि आपके सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, ठीक है। कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा, जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट आगे बनेगी, सारे के सारे खर्च हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी करेंगे। दूसरा एलिमेंट के करेक्ट फार्मूलाज लिखने हैं। जैसे अब एल्यूमिनियम है उसका Al है, ऑक्सीजन का O2 है, ठीक है, कैल्शियम का Ca है। लेकिन जब ये एलिमेंट मतलब दोनों एटम्स मिलेंगे तो एक मालिक्यूल है और एक एटम है, एल्यूमिनियम एटम है और O2 मालिक्यूल है, मिलकर एक कंपाउंड फार्मूला बना रहे हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका फार्मूला करेक्ट लिखना है और करेक्ट फार्मूले लिखने का मैंने आपको मेथड क्रिस क्रॉस फार्मूला लेक्चर 2 में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। फिर इसकी मोल रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब एल्यूमिनियम 4 इसके मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 3 है, और प्रोडक्ट में Al2O3 के कितने मोल्स हैं 2 हैं। फिर आपने डायरेक्शन भी दिखानी है। जैसे आप मैं जूम करके दिखाऊँ, इस रिएक्शन के सेंटर में एक एरो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब वो कह रहा है पॉइंट नंबर 4 रीड करो, शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यूजिंग फॉरवर्ड एरो और रिवर्स एरो। तो फॉरवर्ड एरो जो है वो ऐसा रिएक्शन होता है जो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने कि प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता, और जो दूसरा रिवर्स है उसमें प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकती है। कैसे सर बताएं ज़रा। पहले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे हम घर में बिरयानी बनाते हैं तो चावल है, चिकन है, ये क्या है रिएक्टेंट, ये मिल रहे हैं और बिरयानी पक के तैयार होगी, ये प्रोडक्ट है। एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो अब ये जो रिवर्सिबल का आपको साइड है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे घर में पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी लो, उसको बॉयल करो। 1 लीटर पानी को जब वो बॉयल करो, क्लोज सिस्टम है, हर तरफ से उस बंद है, तो वो भाप में चेंज हो जाएगा। अब उस भाप को आप ठंडा करोगे तो वो वापस पानी में चेंज हो जाएगा। देखो ना, पहले पानी से भाप बनी, पानी रिएक्टेंट था, भाप प्रोडक्ट थी, अब भाप को ठंडा किया फिर रिएक्टेंट बन गया, ठीक है, ये डायरेक्शन है। फिर उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करो 5 नंबर पर, ठीक है जी। अब ब्रैकेट में देखो, एस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस, एल का मतलब लिक्विड माया,
जी से गैस, और ए क्यू का मतलब है एक्वस। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर एस है, जैसे अब मैं ऊपर वाला रिएक्शन है, मुझे अभी कहें जी इसकी स्टेट लिखे, तो ए एल है, मैं ब्रैकेट में नीचे एस लिखूंगा क्योंकि एल्यूमिनियम सॉलिड में है। O2 के नीचे मैं जी लिखूंगा, ये गैस है, और प्रोडक्ट में L2O3 में मैं फिर गैस लिखूंगा क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक गैस है। ए क्यू का मतलब एक्वा है, एक्वस है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है पानी। दुनिया की हर चीज़ जो है वो पानी पर डिपेंड कर रही है, तो पानी में जब हम किसी भी साल्ट या सोल्यूशन को मिक्स करते हैं उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है, जो पानी के बगैर चल सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब स्टूडेंट्स इसका जो एग्जाम्पल रिएक्शन है वो देख लेते हैं। अब देखो Zn प्लस H2SO4, Zn है जिंक, ब्रैकेट में ऐसा आ गया है ना, मतलब जिंक सॉलिड में है। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में क्यों इसको कहते हैं एक्वस, यानी H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर पानी मिक्स है। प्रोडक्ट में जो है H2SO4 के SO4 से जिंक मिलकर ZnSO4 बनाएगा और साथ क्या निकलेगी H2। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि जिंक का 1 मोल था, उसने एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, और प्रोडक्ट में हमें क्या बना के दिया, ZnSO4। जिंक सल्फेट का भी 1 मोल है और H2 है, यानी सीधी सी बात है स्टूडेंट, Zn अकेला है 1 मोल, H2SO4 भी अकेला है 1 मोल। अकेले का मतलब H2SO4 की बैग पे तो कुछ 1 2 3 नहीं लगा हुआ ना, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो मतलब 1 ही है। प्रोडक्ट में ZnSO4 अकेला है, ठीक है, लास्ट में H2 भी अकेला है। क्या सीखा कि 1 मोल जिंक 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर 1 मोल जिंक सल्फेट और एक जो है वो हाइड्रोजन बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? अब रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन था। इरिवर्सिबल वो होता है जिससे एक बार प्रोडक्ट बन जाए वो वापस नहीं आ सकती। जैसे ZnSO4 बना है, इसका नाम लिख लो जिंक सल्फेट, बुक पे नहीं लिखा हुआ। जब ये जिंक सल्फेट वापस जाएगा ना, वापस नहीं जा सकता। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें से अब अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि H2SO4 में से हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी निकल चुकी है और जिंक सल्फेट जो है एक साल्ट बन चुका है, अब ये वापस नहीं आ सकता। रिवर्सिबल को देखो, N2 प्लस 3H2, N2 भी गैस है, H2 भी गैस है, तो नाइट्रोजन भी नीचे जी लगा हुआ है, H2 में भी जी लगा हुआ है। प्रोडक्ट में रिवर्सिबल साइन NH3 अमोनिया बन रहा है, इसके अंदर भी गैस है, यानी नाइट्रोजन से मिलकर अमोनिया बना रहा है और अमोनिया फिर टूट कर क्या बना रहा है, N2 और 3H2। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। डन हो गया स्टूडेंट? ये आपको रिवर्सिबल की एग्जांपल दे दी। अब सॉल्यूशन की एग्जांपल देते हैं, सॉल्यूशन में कैसे रिएक्शन होता है। बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। AgNO3 इसका नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, वाइट कलर का होता है। NaCl भी है, साल्ट है, एडिबल सॉल्ट है। दोनों को पानी में हमने हल किया हुआ है, दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगा। Ag जो है इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट है, Ag सिल्वर का फार्मूला है। Ag जो है वो NaCl के Cl से मिलकर AgCl सिल्वर क्लोराइड बना देगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है। Ag की +1 होती है, क्लोरीन की -1, ये मिलकर AgCl। पीछे सोडियम प्लस अकेला, NO3 अकेला, इसको नाइट्राइट आयन कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, कोई भी साल्ट जो होता है वो सॉलिड हालत में करंट पास नहीं करता। पिछले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिटेल से देखा, लेकिन जब उसको पानी में डालते हैं तो वो फिर उसके अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। डन हो गया स्टूडेंट्स? अब हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है आज के लेक्चर का, कैलकुलेशन बेस्ड और केमिकल इक्वेशन। 4.7, 4.8, 4.9 टॉपिक्स को हमने डन किया है। आप ये रिएक्शंस, ये टॉपिक जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, एक बार अच्छे से जब तैयार कर लेंगे, मेरा लेक्चर देख लेंगे, बुक से जस्ट आपने एक बार रीड करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, 100% क्लियर होगा। मज़ीद कन्फ्यूजन नहीं लेनी, मैं हूँ ना आपके लिए, आपके सर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेने देंगे। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन देखें। एक इक्वेशन हमें क्या बताती है? मोल रेशियो एंड मास रेशियो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन, चूने का पत्थर भी कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये आगे जाकर क्या मिला रहा है? CaCO3 का Ca जो है वो HCl के Cl2 से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि HCl के पीछे 2 लगा हुआ है ना, 2 मोल्स हैं, तो 2 1 ज़र 2, 2 क्लोरीन हो गए, एक कैल्शियम से मिलकर CaCl2 और प्लस क्या बनेगा H2O और CO2। इसका नाम नोट कर लो, कैल्शियम क्लोराइड, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मोलर मास देखो CaCO3 का, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 1 का होता है 16, 3 का होता है 48। 48 + 12 + 40, तो 48 + 12 हो गया 60, 60 + 40 100 ग्राम। HCl का देखो तो
अब HCl के पीछे 2 लगा हुआ है, मतलब 2 मोल्स हैं। होशियार हो जाओ, फिर समझ गए होगे। एक हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 35.5, तो 1 + 35.5 जो होता है वो 36.5 होता है, और 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मोल जाएंगे। फिर CaCl2 जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, टोटल 2 है तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 71, 71 + 40, ये आप लोगों का जो है वो 111 ग्राम आ जाएगा। H2O में देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, 16 जमा 2 18 ग्राम। CO2 में एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 32 जमा 12 44 ग्राम होता है। डन हो गया स्टूडेंट। तो इस बात से हमने ये सीखा कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ गैस बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। इसकी एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर, कि एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, तोड़ा भी नहीं जा सकता, बस इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ गैस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, डन हो गया 100%। तो ये था जी हमारा आज का क्वालिटी लेक्चर, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को 4.7, 4.8, 4.9 को देखा है। बाकी कोई कन्फ्यूजन आती है आपको तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। हमेशा खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन साथ लगा हुआ है, उस पर ऑल कर दे क्लिक करके, ताकि मेरी नए आने वाले सारे लेक्चर सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल की तमाम वीडियोस को कोशिश करें ताकि हम जो क्वालिटी काम लेकर चल रहे हैं ये लेक्चर यूट्यूब रिकमेंड करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचे। जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगे तो हमारा मकसद पूरा होगा कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो हम चाहते हैं। ठीक है जी, और अच्छी पढ़ाई जो है उसको फैलाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।